हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फर्स्ट कोड यूट्यूब चैनल। डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम के आज इस वीडियो में हम लोग कुछ दिए गए एल्गोरिथम के टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को फाइंड आउट करेंगे। हमने अपने पिछले वीडियो में ये देख लिया था कि हम किसी दिए गए एल्गोरिथम का किस प्रकार से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने एक सिंपल सा एल्गोरिथम भी देखा था। तो यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके पहले उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि जो बेसिक इंफॉर्मेशन थी वो उसी वीडियो में थी। तो चलिए, सबसे पहला जो आज हमें एल्गोरिथम दिया हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हैं, और मैंने आपको बताया था कि जब मैं एल्गोरिथम लिखूंगा तो इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा, मैं सी लैंग्वेज का यूज करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक एल्गोरिथम दिया हुआ है जो कि क्या कर रहा है, एक एरे के एलिमेंट को सम कर रहा है, यानी कि एरे में जितना भी एलिमेंट है उन सारे एलिमेंट को सम कर रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालना है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकालना है। नाउ हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालते हैं, सबसे पहले ये समझिए। हमने आपको पिछले वीडियो में क्या बताया था कि हम किसी सिंपल स्टेटमेंट का जब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं, मैं नेस्टेड स्टेटमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, एकदम सिंपल से स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं, तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि कोई भी एक सिंपल स्टेटमेंट 1 यूनिट ऑफ टाइम लेता है एग्जीक्यूट होने में। ओके, जैसे ये इज इक्वल टू 0, ये एक सिंपल स्टेटमेंट है, तो मैं बोलूंगा कि ये 1 यूनिट ऑफ टाइम लेगा। ठीक है, और अगर वहां पे फिर अगर नेस्टेड स्टेटमेंट हो या कोई स्टेटमेंट किसी दूसरे स्टेटमेंट को कॉल कर रहा हो तो वहां पे फिर दूसरा लॉजिक अप्लाई होगा। हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, ये पार्ट 1 का वीडियो है, ठीक है, इस पे पार्ट 2 पार्ट 3 भी आएगा टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पे। हम लोग सारे फॉर लूप, लाइक व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, सभी के वीडियो सभी पे वीडियो बनाएंगे, आपको कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इज इक्वल 0, तो ये कितना यूनिट ऑफ टाइम लेगा, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, तो ये लेगा आपका 1 यूनिट ऑफ टाइम। नाउ यहाँ पे देखिए फोर लूप आ गया। ठीक है, तो फोर लूप में यहाँ पे सी लैंग्वेज का कोड लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा हम लोगों के लिए आसान हो जाएगा। अगर आप ध्यान देखते स्टूडेंट, तो यहाँ पे लिखा हुआ है आई इक्वल 0, तो ये कितने बार एग्जीक्यूट होगा, इनिशियलाइजेशन है, ये केवल एक बार एग्जीक्यूट होगा ना। आई प्लस प्लस यानी आई कितने बार इंक्रीज होगा। चलिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं जिससे हमें ये बिल्कुल क्लियर हो जाए। मान लिया जाए ये एक एरे है, ठीक है, जिसमें 1 2 3 4 एंड 5, 0 1 2 3 4, और यहाँ पे कुछ एलिमेंट है लाइक 8 9 7 6 5। ठीक है, तो यहाँ पे n इक्वल्स कितना है, n इक्वल्स 5, टोटल यहाँ पे 5 एलिमेंट है। ठीक है, और i यहाँ पे क्या है, i सबसे पहले है 0, उसके बाद i होगा 1, 1 इज ऑल्सो लेस देन 5, i इक्वल्स 2, 2 भी लेस देन 5 है, i इक्वल्स 3, 3 भी लेस देन 5 है, i इक्वल्स 4, 4 भी लेस देन 5 है, और i इक्वल्स 5 जब होगा तो 5 नॉट लेस देन 5 होगा, तो यहाँ पे हमारा ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो i कितने बार इंक्रीज हो रहा है ये आपको ध्यान देना है। i इक्वल्स 0 तो पहले से था, यानी कि 1 2 3 4 5, टोटल 5 टाइम्स i का वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी कि ये आपका टोटल n टाइम्स आप बोल सकते हैं ये चलेगा i प्लस प्लस। नाउ ये कितने टाइम्स चलेगा, i लेस देन n, यानी कंडीशन कितने बार चेक होगा। तो आप ध्यान से देखें तो कंडीशन 1 2 3 4 5 6 बार चेक हो रहा है, और n की वैल्यू क्या है 5, यानी टोटल n प्लस 1 टाइम्स कंडीशन आपका क्या होगा, चेक होगा। आगे मेरी बात समझ में नहीं समझ में आया तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे कीजिए और फिर से देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इन तीनों स्टेटमेंट के बारे में पता चल गया कि टोटल कितना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग रहा है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, अगर आप इन तीनों को ऐड करें तो ये हो जाएगा n और n, 2n प्लस 2 हो जाएगा, 2n प्लस 2 होता है, लेकिन हम इस स्टेटमेंट का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लिखेंगे n प्लस 1। वाई, बिकॉज याद है आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था रेट ऑफ ग्रोथ के बारे में, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको जैसे बता देता हूं। अगर मान लिया जाए कि एक एग्जांपल लीजिए कि आप कहीं गाड़ी खरीदने जाते हैं, ठीक है, 4 व्हीलर खरीदने जाते हैं, साथ में आपको एक बाइसाइकिल भी लेना है, ठीक है, या कोई छोटा सा सामान लेना है। अगर आपसे कोई पूछता है, रास्ते में मिल जाता है कि कहाँ जा रहे हो, तो आप क्या बोलिएगा कि कार खरीदने जा रहे हैं, ताकि वो छोटा सामान का नाम लीजिएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कार के कॉस्ट में ही क्या हुआ, वो एस्टिमेट हो गया या अप्रोक्सीमेट हो गया। तो यही हम यहाँ पे भी करते हैं जब हम किसी एल्गोरिथम का एनालिसिस करते हैं, तो यहाँ पे हम सिर्फ n प्लस 1 को कंसीडर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे
हम सिर्फ इस n+1 को ही कंसीडर करेंगे, इस 1 और n को कंसीडर नहीं करेंगे। आप अगर चाहें तो इसे भी कंसीडर कर सकते हैं। देखिए हम लोग यहाँ पे एकदम बेसिक लेवल पे सीख रहे हैं और यहाँ पे मैं एकदम ब्रीफली मैं आपको बताऊंगा। आप जितना डिटेल में जाना चाहें आप जा सकते हैं, आप इवन मशीन इंस्ट्रक्शन के लेवल पे भी जा सकते हैं, उस लेवल पे जाकर के भी आप एनालिसिस कर सकते हैं। तो मैं कहूंगा कि ये जो स्टेटमेंट है ये टोटल n+1 इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। नाउ अब इस स्टेटमेंट की बात करते हैं जो ये है s=s+1, ये कितने टाइम एग्जीक्यूट होगा? तो जितने टाइम ये लूप चलेगा उतने टाइम ये एग्जीक्यूट होगा। और लूप टोटल कितने टाइम चल रहा है? टोटल n टाइम चल रहा है, तो ये कितने टाइम एग्जीक्यूट होगा? n टाइम होगा। नाउ अगेन रिटर्न s, ये एक सिंपल स्टेटमेंट है और सिंपल स्टेटमेंट पता है कि 1 यूनिट ऑफ टाइम लेता है। तो अगर आप इन सभी को कैलकुलेट करें तो n+n टोटल क्या हो जाता है? 2n प्लस 1 + 1 + 1, ये क्या हो गया? 3। तो आपका जो टाइम का फंक्शन था वो क्या आया? 2n + 3। ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है इस एल्गोरिथम का। नाउ अगर आप ध्यान दे तो मैंने आपको बताया था जब रेट ऑफ ग्रोथ पिछले वीडियो में, तो वहां पे हमने देखा था कॉमनली यूज्ड रेट ऑफ ग्रोथ। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे ये जो हमारे पास आया है स्टूडेंट, यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? अगर आप ध्यान दें यहाँ पे तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है 1। इस पॉलिनोमियल के 2n + 3 की डिग्री क्या है? 1। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? ऑर्डर ऑफ n लिखेंगे। हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? ऑर्डर ऑफ n। क्यों लिखते हैं ऑर्डर ऑफ n? हम 1 नहीं लिखते हैं, हम क्या लिखते हैं? n लिखते हैं, उस टर्म्स को लिखते हैं। और इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया है। नाउ यहाँ पे मैं ऑर्डर ऑफ n बोल रहा हूँ, ना कि मैं यहाँ पे थीटा या बिग O बोल रहा हूँ। थीटा, बिग O, ओमेगा, इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा जब टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को हम लोग हल्का जान लेंगे उसके बाद। ठीक है, तो ये हो गया आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब हम बात कर लेते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। ठीक है, अगर मैं बात करूं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में तो टोटल इस एल्गोरिथम में कितने वेरिएबल? आपको ध्यान देना है कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हर एक जो वेरिएबल होगा हम ऐसा मान के चलेंगे कि वो 1 वर्ड ऑफ साइज मेमोरी में ऑक्यूपाई करेगा। व्हाई? क्योंकि हमें पता नहीं है कि जब हम प्रोग्रामिंग में इसे इंप्लीमेंट करेंगे या जो प्रोग्रामर है वो जब इसे किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखेगा तो वो कितना बाइट स्पेस लेगा। लाइक वो इन्वायरमेंट टू इन्वायरमेंट डिपेंड करेगा, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिपेंड करेगा, है ना। अगर आप सी लैंग्वेज में भी देखें तो कंपाइलर टू कंपाइलर वेरिएबल का साइज बदल जाता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो दूर की बात है ना। तो यहाँ पे हम ये मान के चलेंगे कि हर एक जो हमारा वेरिएबल है वो 1 वर्ड ऑफ मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। तो टोटल कितने वेरिएबल है यहाँ पे काउंट करते हैं। चलिए देखिए, एक हो गया आपका ANSI, और कुछ है क्या? नहीं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कौन कौन से हैं। एक हो गया आपका A, दूसरा है N, तीसरा है I और चौथा है S। नाउ अब A क्या है? A एक एरे है, ठीक है, और एरे कितना साइज का है? N साइज का है। तो ये टोटल कितना वर्ड लेगा? ये टोटल N वर्ड लेगा। यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, यहाँ पे लिख देते हैं 1 वर्ड। नहीं, 1 वर्ड नहीं लिखना है। मैं क्या बोल रहा हूं कि जो एक सिंपल सा वेरिएबल होगा मैं ये मान के चलूंगा कि वो 1 वर्ड ऑफ साइज लेगा। ठीक है, नाउ ये A क्या है? A इज एन एरे ऑफ साइज N। तो हर एक जो एलिमेंट होगा वो 1 वर्ड ऑफ साइज ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, नाउ इस एरे में टोटल n एलिमेंट है तो ये टोटल n वर्ड साइज ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, अब ये n क्या है? एक n एक सिंपल सा वेरिएबल है तो ये 1 वर्ड लेगा। I क्या है? I एक सिंपल वेरिएबल है तो ये 1 वर्ड लेगा। S भी एक सिंपल वेरिएबल है तो ये 1 वर्ड लेगा। अगर आप टोटल कैलकुलेट करें तो n+3 हो जाता है, n+3। तो आपका जो स्पेस का फंक्शन था Sn, ये क्या आ गया? n+3। और अगर आप देखें तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? इस पॉलिनोमियल की डिग्री भी है 1, तो ये क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ n हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एल्गोरिथम की ओर मूव करते हैं। सो नेक्स्ट जो एल्गोरिथम है आपका, ये क्या कर रहा है? 2 मैट्रिक्स है यहाँ पे और उन दोनों को ऐड करके, उन दोनों के एलिमेंट को ऐड करके एक तीसरे मैट्रिक्स में, या हम इसे 2 डायमेंशनल एरे बोल सकते हैं, उसमें स्टोर करा रहा है। ठीक है, तो चलिए हम एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि अगर एग्जाम्पल नहीं लेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा।
तो हम मान लेते हैं कि ये 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, ठीक है, 1 2 3 1 2 एंड 3 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, यानी कि n इंटू n का ये मैट्रिक्स है। ये क्या हो गया 1 मिनट, ओके, ये क्या है n इंटू n का मैट्रिक्स है। नाउ जैसे जैसे हमने पहले वाले एल्गोरिथम में किया था वैसे वैसे ही इस वाले एल्गोरिथम में भी करेंगे। देखिए हम लोग धीरे धीरे एल्गोरिथम के कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाते जाएंगे। इस वीडियो में आपको थोड़ा कम कॉम्प्लेक्सिटी वाला एल्गोरिथम मिलेगा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थोड़ा एडवांस देखेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा एडवांस देखेंगे, जिससे आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है। तो देखिए यहां पे सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को, ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ओके। तो सबसे पहले यहां पे देखिए क्या है, एक फोर लूप है और फोर लूप अभी जस्ट हमने निकाला है कि ये कितने, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाता है n+1। कैसे होगा आप सभी को पता है, अभी हमने जस्ट आपको बताया कि हम लोग जस्ट इसके बारे में सोचते हैं, ठीक है, हम लोग जस्ट इसके बारे में सोचते हैं, बाकी इन दोनों को हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो ये हो गया n+1। नाउ अब इस लूप के अंदर में ध्यान देना है, इस वाले लूप के अंदर में जो भी स्टेटमेंट है वो टोटल कितने टाइम्स एग्जीक्यूट होंगे, n टाइम एग्जीक्यूट होंगे। मैंने बताया ना लूप के अंदर जो भी स्टेटमेंट है वो कितने टाइम एग्जीक्यूट होगा, n टाइम एग्जीक्यूट होगा। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये भी आपका n टाइम एग्जीक्यूट होगा, ये वाला जो स्टेटमेंट है ये भी आपका n टाइम एग्जीक्यूट होगा। लेकिन रुकिए, अब यहां पे अगेन एक फोर लूप है, मैं यहां पे कलर चेंज कर लेता हूं, ठीक है। अगेन देखिए यहां पे क्या है, एक फोर लूप है। तो ये वाला जो फोर लूप है इसका अगर मैं इसे कंसीडर करूं तो ये टोटल कितने टाइम एग्जीक्यूट होगा, n+1 टाइम एग्जीक्यूट होगा। तो ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, n+1। नाउ अब ये जो फोर लूप है इसके अंदर भी एक स्टेटमेंट है, तो इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट है वो कितने टाइम एग्जीक्यूट होगा, n टाइम एग्जीक्यूट होगा। तो इस फोर लूप के अंदर में ये C वाला स्टेटमेंट है, तो ये कितने टाइम एग्जीक्यूट होगा, n टाइम एग्जीक्यूट होगा। आगे मेरी बात समझ में, कहीं पे कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ? अगर कंफ्यूजन हुआ हो तो आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर लीजिए, मैं एक बार फिर से बता देता हूं, ठीक है। देखिए सबसे पहले मैंने बताया कि आपको कि हर एक जो सिंपल स्टेटमेंट होता है सी लैंग्वेज में वो 1 यूनिट ऑफ टाइम लेता है। अगर कोई ऐसा स्टेटमेंट है जो कि बार बार यानी कि रिपीटेटिव मोड में एग्जीक्यूट हो रहा है, तो हम क्या करते हैं कि उस स्टेटमेंट की फ्रीक्वेंसी ऑफ एग्जीक्यूशन को काउंट करते हैं, ठीक है। और इसीलिए इस मेथड को स्टूडेंट बोला जाता है फ्रीक्वेंसी काउंट मेथड। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मे भी कहीं आपसे इंटरव्यू में या कहीं पूछ दिया जाए, ठीक है, फ्रीक्वेंसी काउंट मेथड, ठीक है, क्योंकि यहां पे हम क्या कर रहे हैं, स्टेटमेंट की फ्रीक्वेंसी ऑफ एग्जीक्यूशन को काउंट कर रहे हैं। चलिए, तो यहां पे जो फोर था हमारा, ये वाला जो स्टेटमेंट है 4i = 0, i <n i++, ये वाला स्टेटमेंट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना है, n+1 है। नाउ अब इस फोर लूप के अंदर, ये ब्लू वाला लाइन देखिएगा, इस फोर लूप के अंदर जितने भी स्टेटमेंट है वो n टाइम एग्जीक्यूट होंगे बिकॉज ऑफ दिस फोर लूप, फर्स्ट फोर लूप के कारण। तो ये वाला स्टेटमेंट n टाइम एग्जीक्यूट होगा, ये वाला स्टेटमेंट n टाइम एग्जीक्यूट होगा। अब बढ़ते हैं दूसरे स्टेटमेंट की ओर, तो नेक्स्ट एक और फोर लूप आ गया। तो अब ग्रीन वाला ध्यान दीजिए, ये जो ग्रीन वाला है, तो ये आपका जो फोर लूप है j = 0, j <n, ये भी n+1 इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा। तो ये n तो पहले से था, तो n+1 से ये मल्टीप्लाई हो गया। नाउ इस ग्रीन वाले फोर लूप के अंदर जो भी स्टेटमेंट है वो बाय डिफॉल्ट n टाइम एग्जीक्यूट होंगे। तो ये जो C वाला आपका स्टेटमेंट है ये n टाइम एग्जीक्यूट होगा, n पहले से था और n से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। सिंपल, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो अगर हम इसे कैलकुलेट करें स्टूडेंट तो कितना आता है, देखिए ये हो गया आपका n² और यहाँ पे n², तो ये हो गया 2n² प्लस, और ये आपका एक n यहाँ पे हो गया, एक n यहाँ पे हो गया, तो ये हो गया 2n+1, ठीक है। तो आपका ये क्या आ गया, 2n² + 2n+1, और ये है आपका टाइम फंक्शन fn, ठीक है। नाउ अगर आप यहाँ पे देखिए तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, ये देखिए 2n² 2 है, तो यहाँ पे ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ n², ठीक है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गया,
ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। कैसे आया बताया था ना मैंने पिछले वीडियो में, ठीक है ना। अभी मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं ऑर्डर बोल रहा हूं। जो ओमेगा, जो एसिम्प्टोटिक नोटेशन होता है ना, उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, वहां पे हम लोग ओमेगा, थीटा, बिग ओ को डिटेल में एनालिसिस कर लेंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं स्पेस के बारे में, ठीक है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, अगर आप ध्यान दें तो इस एल्गोरिथम में टोटल कितने वेरिएबल हैं, चलिए काउंट करते हैं। ए, बी और सी, ये तीन तो मैट्रिक्स हो गए, तो ए, बी और सी ये तीन वेरिएबल है। और कौन कौन से वेरिएबल हैं, और अगर आप ध्यान दें तो आई, जे और एन, है ना। तो आई, जे और एन, क्या और कोई वेरिएबल है? नहीं, और कोई वेरिएबल नहीं है। तो जो ए है ये एक n क्रॉस n का मैट्रिक्स है ना। ये क्या है? n क्रॉस n का मैट्रिक्स है। तो ये टोटल कितना वर्ड लेगा मेमोरी में? n क्रॉस n। मैंने क्या बोला? एक सिंपल जो वेरिएबल होगा वो वन वर्ड ऑफ साइज लेगा, ठीक है। तो यहां पे ध्यान देना, इसलिए मैंने ये डायग्राम आपको बनाया था ये समझाने के लिए। ये n क्रॉस n का है, तो ये जो एलिमेंट है ना ये वन वर्ड लेगा, ये वन वर्ड लेगा, ये वन वर्ड लेगा, ये वन वन वन, ये वन वन वन। तो टोटल आप काउंट कीजिए, टोटल 9 हो जाता है। तो 3 क्रॉस 3 का जो मैट्रिक्स होगा वो टोटल 9 वर्ड साइज लेगा। तो यहाँ पे जो n क्रॉस n का मैट्रिक्स है वो n क्रॉस n वर्ड साइज ऑक्यूपाई करेगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, और नहीं समझे तो फिर से सुन लीजिए, ठीक है। चलिए, तो B भी क्या है? एक n क्रॉस n का मैट्रिक्स है, और C भी क्या है? एक n क्रॉस n का मैट्रिक्स है। नाउ I, J और N सिंपल वेरिएबल है, तो ये वन वर्ड ऑफ साइज ऑक्यूपाई करेंगे मेमोरी में। तो अगर हम इसे काउंट करें तो क्या हो जाता है? यहां पे ध्यान दीजिए, n स्क्वायर n स्क्वायर n स्क्वायर, 3n स्क्वायर प्लस 3, ये हो गया आपका स्पेस फंक्शन। तो यहां पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 है, और ये हो जाएगा आपका ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। ये हो गया आपका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी फॉर दिस एल्गोरिथम। तो इस एल्गोरिथम के लिए आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दोनों आया ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नाउ अब हम लोग बढ़ते हैं थर्ड एल्गोरिथम एंड आज के इस वीडियो का लास्ट एल्गोरिथम, जो कि थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, दो मैट्रिक्स है n क्रॉस n का, और हम उसे मल्टीप्लाई करा रहे हैं, यानी कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स यहाँ पे परफॉर्म हो रहा है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले एज यूजुअल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को निकालेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, टाइम इधर ही लिख दे रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को फाइंड आउट करेंगे। तो अब चूंकि हम लोग समझ चुके हैं कि जो फोर लूप है हमारा, अब देखिए यहाँ पे ध्यान क्या देना है, पिछले आगे वाले वीडियो में हालांकि मैं बताऊंगा आपको कि ऐसा नहीं आपको 4 देखना है और सिंपली यहाँ पे आपको बोल देना है कि हाँ ये n+1 होगा इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। नो, n+1 कब होगा? जब ये कंडीशन होगा कि i लेस देन n एंड i++। अब यहाँ i++ की जगह i+2 भी हो सकता है, हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मल्टीप्लाई भी हो सकता है ना, i इंटू 2 भी हो सकता है, i डिवाइडेड बाय 2 भी हो सकता है, i माइनस माइनस भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन है हम लोग देखेंगे, काफी सारे एल्गोरिथम देखेंगे, घबराना नहीं। तो ये वाला जो कंडीशन है हमने देख रखा है कि इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आना है, n+1 आना है। तो मैं सिंपली यहाँ पे n+1 लिख दे रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम ध्यान से देखना है। मैं ब्लू से लिख रहा हूँ। नाउ इस फोर लूप के अंदर में जितने भी स्टेटमेंट हैं सारे n टाइम एग्जीक्यूट होंगे। व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस फर्स्ट फोर लूप। तो ये वाला स्टेटमेंट भी n टाइम एग्जीक्यूट होगा, ये वाला स्टेटमेंट भी n टाइम एग्जीक्यूट होगा, ये स्टेटमेंट भी n टाइम एग्जीक्यूट होगा, और ये स्टेटमेंट भी n टाइम एग्जीक्यूट होगा। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेटमेंट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अगेन एक फोर लूप। तो हमें पता है कि फोर लूप में जब ये वाला कंडीशन है हमारा, तो ये n+1 इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा, और n पहले से है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा n+1 से। कहीं कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं। नाउ इस फोर लूप के कारण जो भी इस फोर लूप में स्टेटमेंट है वो n टाइम एग्जीक्यूट होंगे। तो ये जो C वाला स्टेटमेंट है ये भी n टाइम एग्जीक्यूट होगा, ये अगेन फोर लूप वाला स्टेटमेंट n टाइम एग्जीक्यूट होगा, ये C वाला स्टेटमेंट n टाइम एग्जीक्यूट होगा। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। नाउ हम लोग नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो आपका स्टेटमेंट है ये आपका सिंपल स्टेटमेंट था, तो हमने इसका लिख दिया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी।
नाउ इसके आगे अगेन एक फॉर लूप है, तो मैं कलर चेंज करके रेड कर लेता हूं ताकि समझने में आपको आसानी हो। और देखिए जो नोट्स होता है ना, इसका पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देता हूँ। काफी सारे बच्चे बोलते हैं टेलीग्राम पे कि सर आपने नोट्स नहीं दिया है, तो नोट्स आपको दिया हुआ रहता है लिंक। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक पे क्लिक कीजिए, डायरेक्ट गूगल ड्राइव खुल जाएगा, ठीक है। तो अब ये 4 स्टेटमेंट सेम कंडीशन है, तो हमें पता है कि ये इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, n+1। तो ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, n+1 से। कोई प्रॉब्लम नहीं। नाउ इस फॉर लूप के अंदर जो भी स्टेटमेंट है वो n टाइम एग्जीक्यूट होंगे। तो ये जो C वाला स्टेटमेंट है ये फाइनली अगेन n टाइम एग्जीक्यूट होगा बिकॉज ऑफ दिस फॉर लूप। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम है। अगर आप इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाले तो देखिए क्या आएगा। चलिए सबसे पहले तो हम लोग इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कैलकुलेट अगर करें तो ये हो गया n³ और यहां से भी हो गया n³, तो ये हो जाएगा आपका 2n³ ओके प्लस n इंटू n और 1, ये हो गया आपका एक n², ये हो गया दूसरा n², है ना। और यहाँ पे आपका हो रहा है तीसरा n², तो 3n² प्लस यहाँ पे 1, ठीक है। 2n³ प्लस 3n² प्लस n भी आ रहा है क्या, 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 मिनट, 2n³ हो गया प्लस 3n² हो गया प्लस यहाँ पे 2n हो जाएगा और प्लस ये अच्छा हाँ, ये इसे मैंने छोड़ दिया ना, ये हो गया एक n और ये हो गया n इंटू 1, 2n प्लस ये वाला 1 हो जाएगा 1। तो देखिए थोड़ा सा आपको मीन्स सिंप्लीफाई करने में ध्यान देना है। तो ये हो गया आपका टाइम फंक्शन। टाइम फंक्शन क्या आ गया, 2n³ प्लस 3n² प्लस 2n प्लस 1। नाउ अब याद कीजिए रेट ऑफ ग्रोथ को जो हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में। हमारे पास जब ऐसा फंक्शन आएगा, मैंने बोला था ना पिछले वीडियो में कि ऐसा फंक्शन आएगा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो हाईएस्ट टर्म होगा, और इससे सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने बोला था कि जो पॉलिनोमियल का डिग्री होगा, तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, यहाँ पे 3 है। तो इस वाले टर्म्स को मैं क्या करूंगा, यहाँ पे उठा लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ऑर्डर ऑफ n³। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आया हमारा, ऑर्डर ऑफ n³, ठीक है। नाउ अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बारी, तो चलिए हम लोग स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं, ठीक है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का सिंपल सा फंडा है, सारे वेरिएबल को लिस्ट आउट कर दीजिए। तो यहाँ पे कितने वेरिएबल है, A, B और C, टोटल 3n इंटू n क्रॉस n के मैट्रिक्स है। तो A, B, C ये 3 मैट्रिक्स हो गए। सिंपल वेरिएबल I है, N है, J है और K, इसके अलावा कोई नहीं। तो I है, J है, K है और N है। A आपका n क्रॉस n का मैट्रिक्स है, तो n क्रॉस n वर्ड लेगा मेमोरी में, ये भी n क्रॉस n लेगा, ये भी n क्रॉस n लेगा। I एक सिंपल वेरिएबल है, 1 वर्ड, J भी 1 वर्ड, K भी 1 वर्ड और N भी 1 वर्ड। अगर आप इसे करें तो n² 3n² प्लस 1 2 3 4 4। नाउ ये हो गया आपका स्पेस फंक्शन। अगर आप देखें तो यहाँ पे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल है 2, तो ये वाले टर्म को हम उठा लेंगे। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ n²। तो आप देख सकते हैं कि अभी तक हमारा सेम आ रहा था, लेकिन यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो इस एल्गोरिथम के लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n³ है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n², ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो स्टूडेंट। आई होप आपको समझ में आया होगा, कुछ नई जानकारी मिली होगी सीखने को। तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें। जो नेक्स्ट वीडियो होगा स्टूडेंट, उसमें हम डिफरेंट तरह के एल्गोरिथम के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को फाइंड आउट करेंगे। पार्ट 2 का वीडियो आएगा। तो मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर दिया हो, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।